Students, welcome to Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu, an attempt to connect the teacher with the taught. My name is Muhammad Riaz, teacher from District Poonch. I welcome you for today's part 2 of the lecture from Genetics and Evolution, class 10th Biology. In part 1 of the lecture, we covered some of the topics genetics, sex determination, humans, Mendel's work on P, monohybrid cross, and conclusions drawn from monohybrid cross. In this part 2 of the lecture, we are going to cover the topics dihybrid cross, law of independent assortment, back cross, multiple allelism and blood groups in man. स्टूडेंट्स आप फर्स्ट पार्ट भी इसका ज़रूर देखें और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें हमने कवर किए हैं और ज़रूर उसको देखें आप। और इस पार्ट में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस लेने जा रहे हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने क्रॉसिंग की दो प्लांट्स में दैट वर डिफरिंग इन टू करेक्टर पेयर्स। और जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट में उसने क्रॉस किया था। और ये करेक्टर जो है एक ही करेक्टर था, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट, और उसके दो वेरिएंट थे। एक कुछ प्लांट्स की हाइट ड्वार्फ थी और कुछ की टॉल थी, और उसने क्रॉस करवाया था और बहुत सारे रिजल्ट उसने अच्छे लिए थे। और अब उसने सेकंड जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस किया और स्टडी करना चाहा एक करेक्टर क्या दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता है। उसने दो करेक्टर कौन से लिए, एक लिया उसने फॉर्म ऑफ द सीड एंड दूसरा लिया कलर ऑफ द सीड। और फॉर्म में उसने देखा कि पी प्लांट के अंदर एक ही स्पीशीज है लेकिन उसमें वैरायटीज हैं। कुछ प्लांट्स में राउंड शेप के सीड्स हैं और कुछ में रिंकल्ड शेप के सीड्स हैं, और कुछ में येलो कलर के सीड है और कुछ में ग्रीन कलर के सीड है। यहाँ दो करेक्टर हैं, एक शेप ऑफ द सीड और दूसरा कलर ऑफ द सीड। उसने जब राउंड येलो को क्रॉस किया रिंकल्ड ग्रीन के साथ, तो F1 जनरेशन में उसको सभी प्लांट्स जो है वो राउंड येलो मिले। 100% प्लांट्स दैट वर राउंड एंड येलो। और उसके बाद उसने F2 जनरेशन F1 को सेल्फिंग की, और सेल्फिंग के बाद F2 जनरेशन में उसको जो रिजल्ट मिला वो हम देखते हैं। F2 जनरेशन में ये F1 जनरेशन में राउंड और येलो, और F2 जनरेशन में इंटरेस्टिंग रिजल्ट उसको मिला 9 जो है 9:3:3:1 के रेशो के हिसाब से मिले उसको। 9 मिले उसको राउंड येलो, 3 मिले उसको राउंड एंड ग्रीन, और 3 उसको मिले रिंकल्ड एंड येलो, और 1 उसको मिले रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कम्बिनेशन ऐसे हैं जो पेरेंट्स में नहीं है। वो कौन से हैं, ये आप देखें, राउंड एंड ग्रीन ये पेरेंट्स कम्बिनेशन में नहीं था, और उसके बाद येलो और रिंकल्ड जो है ये कम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं था। इसका मतलब कि नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक करेक्टर जो है दूसरे के साथ एसोसिएट होकर के, मीन्स के येलो जो है वो राउंड के साथ ही एसोसिएटेड नहीं रहेगा, और रिंकल्ड जो है ग्रीन के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेगा। वो इस तरह से पॉसिबल है। आगे हम जब गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, उसके बाद जो है पॉसिबिलिटीज़ क्या है फ्यूजन की, वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि फैक्टर्स की टर्म दी थी मेंडल ने, कि फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर ज़रूर ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। उसने कहा था एक फैक्टर एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे हम देखते हैं कलर ऑफ द सीड, तो उसके लिए उसने कहा कि एक फैक्टर होगा जिसको हमने वाई से डेजिग्नेट किया। उसने कहा था कि शेप ऑफ द सीड है वो दूसरा करेक्टर है, तो उसको हमने राउंड शेप को हमने आर के साथ डेजिग्नेट किया। और ये उसके बाद जब F1 जनरेशन आई तो F2 जनरेशन मेंडल ने जब F1 प्लांट्स की सेल्फिंग की डाईहाइब्रिड क्रॉस में, और यहाँ राउंड के साथ जो है येलो फैक्टर भी आ सकता है कैपिटल वाई, और राउंड के साथ जो है ग्रीन फैक्टर भी आ सकता है, इक्वल चांसेस इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से रिंकल्ड के साथ ग्रीन फैक्टर भी आ सकता है और रिंकल्ड के साथ येलो फैक्टर भी आ सकता है। इसी तरह से फीमेल गैमेट्स के अंदर होगा, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी कि राउंड ग्रीन फैक्टर जो है वो फ्यूज कर सकता है राउंड ग्रीन के साथ, और इस वजह से नया कॉम्बिनेशन बन रहा है राउंड और ग्रीन। और इसी तरह से एक और नया कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में नहीं था वो बन रहा है येलो एंड रिंकल्ड। और इस बेस पे उसने ये कहा कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिफरेंट करेक्टर्स दे बिहेव इंडिपेंडेंटली। तो यही डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट करेक्टर्स behave independent of each other during segregation and reunion so that they can be found in any combination। तो इसमें हम देखते हैं कि जब गैमेट्स बनते हैं तब भी वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है, और राउंड के साथ जो है वो ग्रीन का फैक्टर आ सकता है,
और जब इनकी फ्यूजन होगी, सेग्रीगेशन के बाद जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे, तो उसमें भी जो है वो कोई सा कॉम्बिनेशन भी आ सकता है जिसकी वजह से उसको रिजल्ट मिला 9:3:3:1। तो नेक्स्ट हम बैक क्रॉस, सेकंड जो इसका सब टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। बैक क्रॉस इज क्रॉसिंग F1 हाइब्रिड विद ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। जो F1 प्लांट होता है हमारे पास बनता है, जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ पढ़ा था, उसको हम क्रॉस करके जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिलेगी, उन प्लांट्स को हमने पेरेंट्स के साथ क्रॉस करना है। तो पेरेंट्स में डोमिनेंट पेरेंट भी हो सकता है और रिसेसिव पेरेंट भी हो सकता है। जैसे डोमिनेंट बैक क्रॉस है, उसमें हम डोमिनेंट जो हमें F1 प्लांट मिलेगा, उसमें हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ उसको क्रॉस करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, टॉल, प्योर टॉल को हमने ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया और हमें यहाँ पर टॉल प्लांट्स मिले, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल है। कैपिटल टी एक फैक्टर है इसमें और स्मॉल टी, और इसको हम टॉल के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं और इसको हम ड्वार्फ के साथ भी, दोनों केसेस में हम इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। तो बैक क्रॉस में हमें रिजल्ट क्या मिलता है स्टूडेंट्स? इसमें हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ, जैसे F1 हमें जो हाइब्रिड प्लांट मिला, इट इज हाइब्रिड टॉल, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सभी प्लांट्स जो हैं वो टॉल प्रोड्यूस होते हैं। फिनोटिपिकली ऑल प्लांट्स, 100% प्लांट्स जो हैं वो टॉल प्रोड्यूस होंगे। यहाँ हम देखें, जब क्रॉस करेंगे हम, तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा। डोमिनेंट बैक क्रॉस का रिजल्ट जो है 100% जो है वो डोमिनेंट करेक्टर जो है वो उसकी एक्सप्रेशन होगी। और लेकिन टेस्ट क्रॉस में हम देखते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम क्रॉस करते हैं F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट के साथ, और इसको हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। इसमें 50% प्लांट्स जो है हमारे पास टॉल प्रोड्यूस होंगे और 50% जो है वो ड्वार्फ प्रोड्यूस होंगे। या हम देखें, हाइब्रिड टॉल जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट्स दो टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ। इसी तरह से जो ड्वार्फ होगा, दूसरा हमने लिया पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, इसको इसके जो फैक्टर्स होंगे वो स्मॉल टी होंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, तो यहाँ पर 50% टॉल बनते हैं और 50% जो है वो ड्वार्फ बन रहे हैं। तो इससे स्टूडेंट्स टेस्ट होता है कि एक प्लांट, देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लो कि ये हाइब्रिड टॉल है। तो हमने क्रॉस किया था प्योर टॉल में और ड्वार्फ में, लेकिन ये प्लांट दिखने में जो है ये टॉल होगा। प्योर टॉल की एक्सप्रेशन भी ऐसी होती है जैसी कि हाइब्रिड टॉल की होती है। अगर प्योर टॉल 8 फीट प्लांट है तो हाइब्रिड टॉल भी 8 फीट होगा। तो हमें दिखने से तो पता नहीं चलेगा कि एक प्लांट जो है वो हाइब्रिड टॉल है या प्योर टॉल है। तो ये हम क्रॉसिंग से पता चलता है। जब हम एक प्लांट को क्रॉस करते हैं, हमें एक प्लांट हमारे पास है, टॉल है, उसके हमने सीड्स लिए, तो उसको हमने सो किया, उसको जब हम क्रॉस करेंगे ड्वार्फ के साथ, अगर वो रिजल्ट में हमें दे देता है 50% टॉल और 50% ड्वार्फ, इसका मतलब कि इस प्लांट का जो जीनोटाइप था वो हाइब्रिड था, कि एक दोनों जीन्स वो अलग अलग थे उसके, वो हेटेरोजाइगस था, कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन थे उसके अंदर। लेकिन अगर वो हमें रिजल्ट देता है, अगर ये प्योर टॉल होता, कैपिटल टी होता, तो हमें 100% प्लांट्स जो है वो टॉल मिलते। तो इसलिए हम इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं कि एक प्लांट अगर दिखने में हमें टॉल दिख रहा है, उसका एक्सप्रेशन टॉल है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उसका जीनोटाइप क्या, उसकी जाइगोसिटी क्या है, तो उस केस में हम उसको जब क्रॉस करेंगे पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, अगर वो प्योर टॉल होगा तो हमें 100% प्लांट्स टॉल मिलेंगे। अगर वो हाइब्रिड टॉल होगा तो हमें रिजल्ट में जो है 50% टॉल मिलेंगे और 50% ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं मल्टीपल एलिज्म। तो मेंडलिज्म में हमने पढ़ा था कि एक फैक्टर के दो अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। लेकिन मेंडल के बाद कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की, लेकिन बाद में कुछ ऐसे फैक्टर्स डिस्कवर हुए कि जो जिनके दो से ज़्यादा अलील्स थे। तो इस फिनोमिना को हम मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। और मल्टीपल अलील्स दे आर द मल्टीपल मोर देन 2 alleles ऑफ ए सिंगल जीन एग्जिस्टिंग इन ए पॉपुलेशन। तो इसको हम मल्टीपल अलील्स कहते हैं, जब दो से ज़्यादा अलील्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारी बॉडी में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम पी की एग्जांपल ले लें, तो एक क्रोमोसोम के अगर एक लोकस के ऊपर राउंड के लिए ट्रेट है, राउंड के लिए अलील है, तो दूसरे क्रोमोसोम की सेम लोकस पे, सेम लोकेशन पे जो है वो रिंकल्ड के लिए ट्रेट होगा।
तो एक इंडिविजुअल में तो दो ही एलील्स हो सकते हैं एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मल्टीपल एलिज्म की आप कैसे आप इसको कंसेप्ट डेवलप करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर अगर इस जीन के अंदर इस अलील के अंदर म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन की वजह से यहाँ से आर प्राइम हम लिखते हैं, एक और नया अलील यहाँ डेवलप हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, तो जिससे जो है एक आर स्मॉल एक आर प्राइम तीसरा एक डेवलप हो गया म्यूटेशन की वजह से, ये राउंड कलर का सीड बना रहा है, ये रिंकल कलर का बना रहा है, तो वो आर प्राइम जो फ्लैट कलर का सीड बनाए, तो इस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे, तो इससे पॉपुलेशन में एक और अलील आ जाएगा और पॉपुलेशन में उसका प्रोपोर्शन भी बनता रहेगा, तो जिससे जो है दो से ज़्यादा अलील्स बन जाते हैं। समटाइम्स ये एक्सेप्शंस देखी गई है, बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं वो उनको दो से ज़्यादा अलील जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे यहाँ, ब्लड ग्रुप्स इन मैन, एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज्म। लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर किया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन मैन, ए बी एंड ओ, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी प्रॉपर्टी। तो ये 4 फिनोटाइप्स हैं और इनको कंट्रोल जो करते हैं, इनको एक्सप्रेस करते हैं, वो 3 अलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। 4 फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस और 3 अलील्स हैं। तो ये आई ए क्या है, आई बी और आई ए जिस आदमी के अंदर होगा उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन ए बनेगा जो उसके आरबीसीज के सेल मेम्ब्रेन में होगा, और जिस आदमी के अंदर आई बी फैक्टर होगा, ये अलील होगा, उसके अंदर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन बी बनेगा, तो जिससे जो है वो उसकी डेजिग्नेशन हो जाएगी कि इसका ब्लड ग्रुप जो है बी है। तो आई ए और आई बी ये दोनों जो हैं ये दे आर डोमिनेंट ओवर आई ओ, ये दोनों जो हैं ये डोमिनेंट हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप है उनमें ए एंटीजन बनेगा, बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा उसमें बी एंटीजन बनेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उनमें दोनों एंटीजन बनेंगे, ए एंड बी बोथ। तो जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें कोई भी एंटीजन उसके आरबीसीज के ऊपर नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखते हैं कि ए का ब्लड ग्रुप हम ए को दे सकते हैं सिर्फ, और ए का ब्लड ग्रुप अगर हम देखते हैं कि ए के अंदर जो है, ए के ब्लड सीरम के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, कि बी के अगेंस्ट वहाँ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, इसलिए बी का ब्लड हम ए को नहीं दे सकते, एंटी बी एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। इस तरह से जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके ब्लड सीरम के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड, और ए बी जो है इसके अंदर दोनों एंटीजन्स होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसको हम ए का ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं और बी जो है बी ब्लड ग्रुप भी जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं हम ए बी वाले को। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ ओ ब्लड ग्रुप, इसमें दोनों एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ए के अगेंस्ट भी एंड बी के अगेंस्ट भी। तो यहाँ देखते हैं कि आई ए कॉम्बिनेशन से ब्लड ग्रुप ए प्रोड्यूस होता है, और आई ए और आई ओ क्योंकि आई ओ रिसेसिव है तो इससे जो है ये तब भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा। इसी तरह से दो जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप के हैं, दो जीनोटाइप बी ब्लड ग्रुप के हैं, आई बी जो है ये ऑलवेज प्रोड्यूस होगा, आई ए और आई बी दोनों जब होंगे, तो इस तरह से आई ओ और आई ओ जो है ये रिसेसिव है, इससे जब रिसेसिव कंडीशन में आएंगे तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं को डोमिनेंट क्या होता है, जब आई ए और आई बी ये दोनों किसी आदमी में होते हैं, दे सिंथेसाइज बोथ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर इक्वली डोमिनेंट, ये दोनों डोमिनेंट हैं क्योंकि एक दूसरे को कोई भी ना मास्क ना कर रहा है और सप्रेस भी नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों डोमिनेंट है, तो इनको हम को डोमिनेंट अलील्स कहते हैं। तो ये भी मेंडल के बाद की एक्सेप्शंस हैं। मेंडल ने कहा था एक डोमिनेंट होता है फैक्टर एक अलील और दूसरा जो है वो रिसेसिव होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और भी बुक्स आप स्टडी करें ताकि ज़्यादा आपके कंसेप्ट जो है वो आपकी बढ़ते जाएं, और इस होम क्लासेस का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। और थैंक्स फॉर वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस, and thanks for watching this, and with this we completed the genetics part of this chapter। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और अपने घर के अंदर रहिए।
और इस ऑनलाइन जो क्लासेस हैं इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। और वंस अगेन थैंक यू ऑल।